जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज 7 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 1 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज का करंट अफेयर्स वीकली होगा, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। आज की वीडियो में कुल 40 प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होंगे और किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आने की इनकी संभावना होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15 जून 2007 के महासभा संकल्प A/RES/61/271 के अनुसार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट बिंदु भी है। इसमें पूछ सकता है एग्जाम में कि महासभा के किस संकल्प के द्वारा 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये सवाल आ जाए तो इसका जवाब होगा, महासभा का संकल्प संख्या था A/RES/61/271। और सभी लोग ये जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए प्रमुख दिवस की चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इम्पोर्टेंट बिंदु है। आइए 9 सितंबर को देखते हैं। 9 सितंबर को है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को है हिंदी दिवस, 15 सितंबर को है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। 16 सितंबर को है विश्व ओजोन दिवस। ये किसी ना किसी परीक्षा में जरूर आएगा कि 16 सितंबर को कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है, तो उसका सही जवाब होगा विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को है विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को है विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर को है अंत्योदय दिवस, 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को है विश्व हृदय दिवस। ये सभी दिवस बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो सवाल में पूछा गया था उसमें पूछा गया था प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा। क्या पूछा गया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम या बिहार। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण पेंशन योजना को शुरू किया है। आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस योजना के माध्यम से राज्य में बुजुर्ग निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को 1500 रुपये
मासिक पेंशन की सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की धनराशि दी जा रही है, प्रश्न में पूछा जा सकता है। सही जवाब रहेगा 1500 रुपये, और वो भी मासिक पेंशन की सहायता दी जा रही है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु और भी अधिक इम्पोर्टेंट है कि इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी, यानी कि बीच में कोई लेने देने वाला नहीं होगा। जो भी लाभार्थी होगा उसी के खाते में डायरेक्ट 1500 रुपये आएगा, वो भी मासिक होगा। और इस योजना को किसने शुरू किया है, तो इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। और योजना का नाम क्या है, अगर पूछे, योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। इसको आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना हुआ है। आपके ऑप्शन है 103वां, 104वां, 105वां या 106वां। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 106वां। 106वां क्या बना हुआ है, 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से महिला आरक्षण विधेयक, जिसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, पारित कर दिया गया है। देखिए इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है ये कौन से नंबर का विधेयक था, तो उसका जवाब होगा 128वां है। और अगर संविधान संशोधन पूछा जाए तो वो है 106वां, यानी 106 संविधान संशोधन है। अगर विधेयक इसके बारे में पूछा जाए तो 128वां है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटें आरक्षित करता है। कितनी सीटें आरक्षित करता है, 1/3 सीटें आरक्षित करता है। और संविधान संशोधन अगर पूछा जाए कौन सा है तो 106 है। और अगर पूछा जाए विधेयक कौन सा है तो 128वां विधेयक है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। इम्पोर्टेंट है, किसने पोषण पर पुस्तिका जारी की है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ललित गुप्ता द्वारा रचित जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तिका का विमोचन किया है, तो इसमें बताया है जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार। किसने, अगर पूछा जाए कि ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो वो लिखित है ललित गुप्ता के द्वारा लिखित है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जीवन में पौष्टिक आहार के महत्व से संबंधित जानकारी संकलित करने में ललित गुप्ता के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पोषण युक्त आहार स्वस्थ जीवन शैली एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो कहाँ का है ये, तो ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है। और पोषण पर पुस्तिका जो जारी हुई है वो किसके द्वारा लिखित है, तो वो लिखित है ललित गुप्ता के द्वारा लिखित है। और पुस्तक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, ये पुस्तिका का नाम है। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें पहली बात तो एशियाई खेल से संबंधित है, और दूसरी बात है कि ये पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं जिन्होंने गोल्फ में रजत जीता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अदिति अशोक, दूसरा ऑप्शन है ऋतिजा भोसले, तीसरा ऑप्शन है रूही शर्मा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, अदिति अशोक। अदिति अशोक ने क्या जीता है, 19वें एशियाई खेल में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जीती हैं, रजत पदक। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। अगर पूछा जाए स्वर्ण पदक किसने जीता है गोल्फ में, तो यूबोल थाईलैंड की हैं। अगर ये पूछ लिया जाए टेनिस मिक्स डबल में गोल्ड किसने जीता है, तो उसका टेनिस मिक्स डबल में गोल्ड किसने जीता है,
तो उसका सही जवाब है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। टेनिस मिक्स डबल में गोल्ड किसने जीता है, क्योंकि ये गोल्ड पदक है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसने जीता है, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता है। आइए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसमें। घुड़सवारी कौशल में भारत ने एशियाई खेलों में 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है, घुड़सवारी कौशल में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ऐतिहासिक क्षण है। क्यों ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि लगभग 41 साल का इंतजार करने के बाद भारत ने ये स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार अगर पूछा जाए कि भारत ने घुड़सवारी में पहली बार कब स्वर्ण पदक जीता था, तो वर्ष 1982 में जीता था। और ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 1982 में ही पहली बार घुड़सवारी में भारत ने हिस्सा लिया था और उसमें पहली बार ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद अब 41 साल बाद वर्ष 2023 में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। तो याद आप लोगों को रखना है कि घुड़सवारी में अगर पूछा जाए कौन सा पदक जीता है, तो उसका सही जवाब होगा स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है चेतना मारू, स्वाति नायक, वहीदा रहमान या रुइक सियोंग झोंग। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, रुइक सियोंग झोंग को मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, रामानुजन पुरस्कार मिला हुआ है। रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुइक सियोंग झोंग को मिला हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बताया गया है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा इसमें बताया गया है नॉर्मल बोरलॉग जो फील्ड अवार्ड है वो स्वाति नायक को दिया गया है। दादा साहब अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वहीदा रहमान को दिया गया और रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। चारों ही अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए आप पढ़ जरूर लीजिएगा। एक बार आइए फिर से इन चारों अवार्ड की चर्चा कर लेते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के बारे में अगर पूछे तो ये है गणित से संबंधित है और किसको मिला है, तो ये मिला हुआ है रुइक सियोंग झोंग को मिला हुआ है। और अगला पूछा गया है नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला हुआ है स्वाति नायक को मिला हुआ है। दादा साहब अचीवमेंट अवार्ड के बारे में पूछा जाए तो वो वहीदा रहमान को मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर रवि कन्नन को मिला हुआ है। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस। क्या पूछा गया, फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका या चौथा ऑप्शन है भारत। तो पूछा गया है कि फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। भारत जो है वो फाइव आइज अलायंस में शामिल नहीं है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है। कैसा गठबंधन है, खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल है। 5 देश शामिल हैं फाइव आइज अलायंस में। और कौन कौन से देश शामिल है, एक बार फिर से नाम सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पांचों देश आपको याद रखने हैं, तभी अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा देश शामिल नहीं है तो आप उस देश के बारे में टिक लगा सकते हैं। इसलिए आपको पांचों ये देशों के नाम याद रखना जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा जीलैंडिया का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है 8वां महाद्वीप, कोरोना की नई वैक्सीन, सैन्य उपग्रह या चावल की नई किस्म। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप किससे संबंधित है, जीलैंडिया का संबंध जो है वो 8वें महाद्वीप से संबंधित है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है, क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है, जीलैंडिया जो है वो विश्व का 8वां महाद्वीप है, लेकिन इस महाद्वीप का लगभग 94% भूभाग जल में डूबा हुआ है। यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है और इसका अधिकांश भाग जो है वह दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। पूछ सकता है कि जो जीलैंडिया है उसका 94% भाग जो भूभाग जो है वो समुद्र में डूबा हुआ है, तो किस महासागर में डूबा हुआ है, तो वो है दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। और कहाँ पर है ये, तो न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 39वां, 40वां, 41वां या 42वां। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 40वां स्थान मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा के सहयोग से भारत में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 का अनावरण उत्सव मनाया जाता है। किसके सहयोग से होता है ये? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो कि जिनेवा में जिसका कार्यालय है, उसके सहयोग से ये भारत में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को मनाया जाता है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब टोटल देश इसमें कितने थे सॉरी टोटल देश इसमें 132 थे, जिसमें 40वां स्थान बरकरार रखा है। किसने? भारत ने। बरकरार रखने का मतलब ये है कि 2023 में भी इसका 40वां स्थान था और 2022 में अगर पूछा जाए तो 2022 में भी इसका 40वां स्थान था। अगर इसके पहले स्थान की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, जो कि लगातार 13 वर्ष से पहले स्थान पर है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, स्वीडन अब दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान स्वीडन का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है और इसके बाद चौथा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है और पांचवा स्थान सिंगापुर का है। हालांकि 5 स्थान तक नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा तो इसका पहला स्थान पूछ लेगा तो वो स्विट्जरलैंड का है। और अगर पूछा जाए भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान 40वां है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन की पहल की है? स्वच्छता ट्रेन पहल का आरंभ किस नगर निगम ने किया है? किस शहर के नगर निगम ने किया है? आपके ऑप्शन है इंदौर, आपके ऑप्शन है इंदौर, गाजियाबाद, अहमदाबाद या मुंबई। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ है? अहमदाबाद नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल का प्रारंभ किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत अहमदाबाद नगर निगम ने अपने जीवंत शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल प्रारंभ की है। स्वच्छता ट्रेन पहल का उद्देश्य शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए स्वच्छता ट्रेन पहल का प्रारंभ किसने किया है तो अहमदाबाद नगर निगम ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? आपके ऑप्शन है 54वां, 55वां, 56वां या 57वां। क्या पूछा गया है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 56वां स्थान मिला हुआ है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा। क्या पूछा गया फिर से बात प्रश्न देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान, तो उसका सही जवाब होगा 56वां स्थान मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया है। अगर पूछ ले कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग किसने जारी किया है तो उसका जवाब होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया है। और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 4 पायदान नीचे फिसला हुआ है। इसके मुताबिक भारत 2023 में दुनिया की 64 अर्थव्यवस्थाओं में 4 पायदान नीचे फिसलकर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर आ गया है। अगर 4 स्थान फिसल गया है। अगर वर्ष 2022 की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत को कितना स्थान मिला था? 52वां स्थान था। और 2023 की अगर बात करें तो 2023 में 56वां स्थान हो गया है। आइए देखते हैं पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान है लग्जमबर्ग, तीसरा स्थान है आइसलैंड, चौथा स्थान है बेल्जियम और पाँचवा स्थान किसका है? पाँचवा स्थान है नीदरलैंड का। हालांकि केवल पहला स्थान पूछ सकता है तो पहला स्थान है किसका? स्विट्जरलैंड का। और पूछ सकता है कि हाँ अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान भी ध्यान रखना जरूरी है, वो मंगोलिया का है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम स्थान मंगोलिया का है। भारत का स्थान अगर पूछ ले तो भारत का स्थान 56 नंबर का है। अमेरिका 15वें स्थान पर है, जबकि चीन 41वें स्थान पर है, यूके 35वें स्थान पर है और ब्राज़ील 63वें स्थान पर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ब्राज़ील का भी पूछा जा सकता है। जैसे अंतिम है 64वें स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान मंगोलिया का है और 63वां स्थान भी ब्राज़ील पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। लेकिन आप लोग भारत का जरूर याद करिएगा, भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 56वां है। किसमें पूछा गया है? तो ये पूछा गया है टैलेंट रैंकिंग में। कौन सी टैलेंट रैंकिंग? वर्ल्ड
टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कितना है? 56वां स्थान है। और 2022 की अगर बात करें तो 2022 में कितना स्थान था? 52वां स्थान था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। 12वां सवाल है, T20 इंटरनेशनल में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, भारत या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल कितना बन गया है? 300 से अधिक रन बनाने वाला पहला देश बन गया है। कितना रन बनाया था? तो 314 रन नेपाल ने बनाया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किनके बीच में खेला गया था? तो नेपाल और मंगोलिया के बीच में खेला गया था। नेपाल ने कितना रन बनाया? तो 314 रन बनाया था। मंगोलिया ने कितना रन बनाया? तो 41 रन बनाया और उसमें उसके 10 विकेट गिर गए थे। कुशाल मल्ला ने नेपाल की तरफ से मात्र 34 गेंदों पे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक पूरा कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने पूरा किया था? कुशाल मल्ला ने 34 गेंदों पे शतक लगा दिया था। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि कुशाल मल्ला ने डेविड मिलर और रोहित शर्मा का पिछला विश्व कप का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने 35 बॉलों पे बनाया था, जबकि कुशाल मल्ला ने 34 बॉलों पे शतक बना दिया है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कुशाल मल्ला ने 12 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 137 रन बनाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कुल रन कितने बनाए थे? 137। और नेपाल ने कितने बनाए थे? तो 314 रन बनाए थे, जो कि वर्ल्ड इतिहास में सबसे ज़्यादा है T20 इंटरनेशनल में। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में GI टैग मिला हुआ है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि बसोहली पश्मीना क्राफ्ट को जो कि GI टैग जिसको प्रदान किया गया वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो आपके ऑप्शन है प्रिया सेन, सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान या जया वर्मा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्या बन गई हैं? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये सुधा मूर्ति हैं वो इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि NR नारायण मूर्ति को 2014 में ही ये पुरस्कार मिल गया था। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और अगर पूछा जाए सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड से कहाँ सम्मानित किया गया है, तो वो कनाडा में सम्मानित किया है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन CIA द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। और धनराशि अगर पूछा जाए कितनी दिया जाता है, तो $50,000 दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए ईरानी कप 2023 को किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है सौराष्ट्र, तमिलनाडु, शेष भारत या मध्य प्रदेश। तो ईरानी कप को किसने जीता है? ऑप्शन सी सही है, शेष भारत ने जीता है ईरानी कप, शेष भारत। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में शेष भारत ने 60वीं ईरानी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। और शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर ईरानी कप को अपने नाम जीता है। और कितनी ईरानी को ट्रॉफी उसने जीत लिया? तो 30वीं ये ईरानी ट्रॉफी है उसकी। किसकी? शेष भारत की। और इसमें यह वाला महत्वपूर्ण बिंदु और है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि रणजी चैंपियन और शेष भारत की जो टीम होती है उनका मुकाबला ईरानी ट्रॉफी में दिखाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। तो उसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है वो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पहला बताया गया है इसमें कि जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार राज्य पहला राज्य बन गया है देश का। दूसरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया है कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%,
अनुसूचित जनजाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी कि जो सवर्ण यानी जनरल हैं वो 15.52% है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका, भारत जर्मनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं ने संप्रीति युद्ध अभ्यास मेघालय में शुरू किया। अगर पूछा जाए कहाँ शुरू किया है तो ये मेघालय में शुरू हुआ है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास कहाँ पे मेघालय में हुआ है तो उमरोई मेघालय में हुआ है, उसका 11वां संस्करण है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बिंदु भी है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में कब से प्रारंभ हुआ है तो वर्ष 2009 से ये प्रारंभ हुआ है। और वर्ष 2022 के 10वें संस्करण में इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो बांग्लादेश के जाशोर सैन्य स्टेशन पर इसका अनावरण किया गया था 10वें संस्करण का। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछा जाए कि इस बार कहाँ पर किया गया है तो इस बार उमरोई मणिपुर में किया गया है, उमरोई मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 18वां प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? जरूर आएगा, एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न है, जरूर आ जाएगा। कौन सा पूछा गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला है ड्रूई वीसमैन, कैटालिन कारिको, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ड्रूई वीसमैन और कैटालिन कारिको को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाए कि ये लोग कहाँ के हैं तो ड्रूई वीसमैन हैं अमेरिका के हैं और कैटालिन कारिको अगर पूछा जाए तो वो हंगरी के हैं। उपरोक्त दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्यों मिला था अगर ये पूछा जाए तो कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और उनकी मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकी है। और अगर पूछा जाए कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है तो कोरिलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की है, वो प्रदान करती है। आइए इसमें और देख लेते हैं। पुरस्कार धनराशि के बारे में पूछा जाए तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है, जो कि 10 लाख डॉलर के बराबर है। अगर पूछा जाए वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है तो वो है स्वांते पैबो को मिला हुआ है। स्वांते पैबो कहाँ की है? वो भी स्वीडन की है। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है? पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, असम, सिक्किम, उत्तराखंड या त्रिपुरा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या किया गया है? पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कहाँ पे? उत्तराखंड के मसूरी में है। और किसका उद्घाटन किया गया है तो ये है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय है। ये पहला है देश का संग्रहालय जो कि उत्तराखंड में है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में करीब 41 वर्ष बाद किस खेल इस विधा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ है? ऑप्शन दिया गया, घुड़सवारी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या हॉकी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, घुड़सवारी। घुड़सवारी में कितने साल बाद? 41 साल बाद स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में जरूर छपेगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घुड़सवारी ड्रेसेस में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कब जीता हुआ है? 2023 में जीता हुआ है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, अनुज अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हेजल और दिव्यकृति सिंह ने भारतीय घुड़सवारी में 209.25 के शानदार स्कोर के साथ यह जीत हासिल किया है। यह जीत ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 41 साल बाद लंबे इंतजार के बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इससे पहले भारत ने कब जीता था? वर्ष 1982 में जीता था। और उस समय घुड़सवारी में पहली बार भारत ने भाग लिया था और पहली बार ही स्वर्ण पदक जीत लिया था। और अब 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। आइए प्रश्न संख्या
21 देखते हैं, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, इराक, यूएई या ओमान। सही जवाब है हमारा ईरान। ईरान ने कौन सा सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो नूर 3 को इसने लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईरान ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर यानी कि 280 मील की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया है। और नूर 3 को कासेड, जिसका अर्थ क्या होता है? कासेड का अर्थ क्या होता है? दूत लॉन्चर से लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। ये भी पूछा जा सकता है कि नूर 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया है? तो कासेड लॉन्चर से लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। और नूर 3 कहाँ का है? तो ये ईरान का है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है गदर 2, जवान 2018, एवरीवन इज़ अ हीरो और द कश्मीर फाइल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ऑस्कर फिल्म के लिए भारतीय फिल्म कौन सी गई है, कौन सी जाएगी जिसको नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी का सही है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें। जो ये फिल्म है वो केरल बाढ़ पर आधारित है और ऑस्कर पुरस्कार के लिए ऑफिशियल रूप से भारत की ओर से नामित की गई है कि और ये फिल्म जो है वो मलयालम फिल्म है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज पार किया हुआ है। तो एक बार आप लोग को ध्यान देना है कि 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो पहली मलयालम फिल्म है, यानी कि ये मलयालम फिल्म है जिसने 1,000 का आंकड़ा 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि ये जो है केरल बाढ़ पर आधारित है और ऑस्कर के लिए गई है। भारत की ओर से नामित होने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये है एवरीवन इज़ अ हीरो 2018। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में किस सिटी को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है जयपुर या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सवाल में पूछा गया है? नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। इंदौर ने बेस्ट स्मार्ट सिटी का खिताब हासिल किया है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों की सूची में गुजरात का जो सूरत शहर है वो दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरा स्थान अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है वो तीसरे स्थान पर इसमें हासिल है। तीसरा स्थान उसको हासिल है। तो हालांकि इसमें पहला स्थान भी पूछेगा तो पहला स्थान पूछने पर हमें इंदौर लगाना है। इंदौर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? किसको बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए? अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या सिक्किम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? अफसफा को 6 महीने। अफसफा जो है ये कानून है जिसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अशांत जगहों पर लगाया जाता है ये कानून। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो सरकार द्वारा अधिसूचना में कहा गया है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से अशांत क्षेत्र हो गए, इसलिए वहाँ पे अफसफा के तहत उनको रखा जाएगा। और इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी महत्वपूर्ण है कि 19 पुलिस स्टेशनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने पुलिस स्टेशनों को अफसफा कानून में शामिल नहीं किया गया। तो 19 पुलिस स्टेशनों को शामिल नहीं किया गया है और 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वहाँ पर अफसफा कानून को लागू कर दिया गया है। अफसफा कानून जो प्रभावी हुआ है वो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हुआ है। इम्पॉर्टेंट वाला भी सवाल है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है एर्नी एर्नॉक्स, बैरी शॉर्पनेक्स, जॉन फॉसे या मॉर्टन मेंडल को। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी जॉन फॉसे को दिया गया है। क्या दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है 2023 का
वो जॉन फॉसे को दिया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। साहित्यकार नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो उसका सही जवाब होगा जॉन फॉसे। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जॉन फॉसे जो हैं ये नॉर्वे के लेखक हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा बताया गया है जॉन फॉसे का को जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया गया है, ये भी अच्छा प्रश्न है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसके द्वारा अगर पूछा जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उसका सही जवाब है एनी एनॉक्स को दिया गया है। यह फ्रांसीसी लेखिका हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे प्रश्न इसमें यही बनेगा कि जॉन फॉसे या जिन्हें की साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो किस देश से संबंधित है, तो उसका भी जवाब यहाँ पे दिया गया है, वो नॉर्वे से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? नॉर्वे के ये लेखक हैं। कौन है? जॉन फॉसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन या महेंद्र सिंह धोनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है और सचिन तेंदुलकर इसका आंसर सही है। किस क्या चुना गया है? पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सम्मानित सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। किसे? सचिन तेंदुलकर को। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ओडीआई और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम ही है और सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है। साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने यह पदक जीता है। परीक्षा में छपने वाला यह प्रश्न है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कितना भाला फेंका? 88.88 मीटर का भाला इन्होंने फेंक दिया है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है किशोर कुमार जेना ने एशियाई खेल में पुरुष की भाला फेंक में 87.54 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। और अगर रजत पदक की बात की जाए तो किशोर कुमार जेना ने जीता हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला हुआ है? इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सी खोज थी जिसके लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन बैटरी, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के लिए क्या मिला हुआ है? 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला हुआ है। ये भी पूछता है कि जिन वैज्ञानिकों को मिला हुआ है वह कहाँ के हैं, तो वो अमेरिका के हैं। आइए इन तीनों के नाम देख लेते हैं। मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों अमेरिका के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और किस लिए मिला हुआ है इन लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार? तो उसका जवाब होगा क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला हुआ है एवं उसके संश्लेषण के लिए दिया गया है। और आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस पुरस्कार का ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। और दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि वह किस खोज के लिए मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिया गया है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को दिया जाता है। क्या दिया जा रहा है? प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या पूछता है कि क्यों मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? तो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान प्रदान करने के लिए यह मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछा गया है 2023 की, अगर थीम पूछा जाए तो हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। हालांकि ये बहुत बड़ी थीम है, इसलिए एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाएगा। आइए अगला प्रश्न महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, विश्व शिक्षक दिवस की घोषणा 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार की गई थी। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कब किया गया था विश्व शिक्षक दिवस की घोषणा। तो 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार की गई थी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो उसका जवाब होगा 5 अक्टूबर। अगर पूछा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो उसका जवाब होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है? वाह, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्या कहा गया है कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मैक्सिको, जापान, नीदरलैंड या जर्मनी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए मैक्सिको। मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी कि पहले वो अपराध की श्रेणी में था और फिर उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। और दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध के दायरे से हटा दिया, यानी कि अपराध अब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो कि मैक्सिको का है और वहाँ पर गर्भपात करता है या करवाता है तो अब उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघीय अपराध संहिता में गर्भपात को दंडित करने वाला वो जो कानून रहेगा वह असंवैधानिक रहेगा। क्या रहेगा? वो असंवैधानिक रहेगा। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। तो इसलिए अब वहाँ पर अगर कोई भी गर्भपात करता है, करवाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक, पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन दिया गया है ज्योति सुरेखा, ओजस देवताले, अन्नू रानी या ए व बी दोनों। सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। क्या है इसमें? ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक था। और तीसरा अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करी जाए तो महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। 62.92 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि अन्नू रानी ने किस खेल में जीता है? तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और अगर घुड़सवारी में कितने वर्ष बाद पाया है? तो 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में पाया है। और अगर जेवलिन थ्रो पुरुषों की बात की जाए तो उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कितना भाला फेंका है उन्होंने? 88.88 मीटर का उन्होंने भाला फेंका है। आइए चौथा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि अन्नू रानी ने वर्ष 2022 में बर्मिंघम राष्ट्र खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा कि बर्मिंघम खेलों में उन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। लेकिन एशियाई खेलों में उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रश्न संख्या 32 है। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने क्या जीता है? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। अब सबसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है।
सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है। और फाइनल में भारत ने किसको हराया अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो पाकिस्तान को हराया है फाइनल में। और अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला देखिए इसमें क्या है कि सैफ अंडर 19 जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ये किसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो उसका सही जवाब होगा कि इसका संबंध फुटबॉल से। अगर दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। और इस फुटबॉल लीग में किसने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था। किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराकर इस श्रृंखला को जीत लिया था। आइए 33वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा किया हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 34 है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? किसमें इसमें पूछा गया है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन दिया गया है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या आईआईटी मद्रास। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, आईआईएससी बेंगलोर। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी बेंगलोर ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार 201 से लेकर 250 बैंड में आने वाले वैश्विक शीर्ष विश्वविद्यालयों में वापसी किया है। यानी कि इसको बैंड संख्या कहाँ प्रदान की गई है? तो 201 से लेकर 250 के बैंड में इसको शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आईआईएससी बेंगलोर को शामिल किया गया है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि बेंगलोर के बाद अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज को स्थान दिया गया है। और इन विश्वविद्यालयों को कहाँ स्थान दिया गया है? तो 501 से 600 के बीच में इनको स्थान दिया गया है। आइए 35वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना में क्या किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना राज्य में रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में जरूर आएगा ये प्रश्न। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर को तेलंगाना में 800 मेगावाट का रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट सवाल है कहाँ पे किया हुआ है? तो रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो वो किया हुआ है तेलंगाना राज्य में किया हुआ है। आइए 36वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि या हैदराबाद। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि किस शहर में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 को आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा बेंगलुरु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्या हुआ है बेंगलुरु में? तो बेंगलुरु में हुआ है विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में है कि विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के 5वें संस्करण है। पहली बात तो ये 5वां संस्करण है और इसका जो आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन द्वारा भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सहयोग से इसका किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और अगर इसका आधिकारिक शुभांकर की बात की जाए तो कॉफ़ी स्वामी इसका आधिकारिक शुभांकर है। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है।
हाल ही में एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू की गई है? तो उसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में एक बल एक जिला नीति को लागू किया गया है। क्यों लागू किया गया है? क्योंकि वहाँ पर हिंसा हो रही है और हिंसा को रोकने के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने एक बल एक जिला नीति को लागू किया है। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है के.एन. शांता कुमार, अनिरुद्ध चौधरी, अनिल सिंघवी या प्रवीण सोमेश्वर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। क्या चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है, के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। और ये अगर महत्वपूर्ण बिंदु में देखा जाए तो ये कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इन्हें 1 वर्ष के लिए चुना गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, हाल ही में 3K स्कूली अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, गोवा, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी केरल राज्य से शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? 3K स्कूली अभियान की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से शुरू हुआ है? तो केरल राज्य से शुरू हुआ है। और आज का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर दिया है? तो ऑप्शन दिया गया है हैरी ब्रूक, दीपेंद्र सिंह एरी, सूर्य कुमार यादव या डेविड वार्नर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी कहाँ के हैं अगर पूछा जाए तो ये नेपाल के हैं। दीपेंद्र सिंह एरी ने क्या किया गया है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। किनके नाम है? दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दूसरा बताया गया है दीपेंद्र सिंह एरी ने एशियन गेम्स 2023 के ग्रुप स्टेज मैच में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर अपना अर्धशतक बना दिया है। कितनी गेंदों पे? 9 गेंदों पे अर्धशतक बना लिया है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे कम बॉलों पे मेरे ख्याल से नहीं बन सकता है अर्धशतक। तो इसलिए अब इनका रिकॉर्ड जो रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। दीपेंद्र सिंह एरी T20 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने मात्र 9 गेंदों पे अपना अर्धशतक बना लिया। अगर इससे पूर्व की बात करें तो इससे पूर्व जो है भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम था और ये है रिकॉर्ड 12 गेंदों पे 50 रन का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जिसको तोड़ दिया है दीपेंद्र सिंह एरी ने, जो कि नेपाल के हैं। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसी मैच में नेपाल ने 314 रन बनाए थे और कुशाल मल्ला जो थे उन्होंने सबसे तेज T20 शतक भी बनाया था। कितनी बॉलों पे? 34 बॉलों पे उन्होंने 100 रन बना दिया था। इसी मैच में सबसे तेज अर्धशतक और सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी बन गया था। सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड कुशाल मल्ला के नाम है और सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है और परीक्षा में उन प्रश्नों के आने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।